हमीरपुर के गौतम गर्ल्स कॉलेज परिसर में नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से आयोजित युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कार्यक्रम में पहुंचने पर नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों व युवाओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को भारत भ्रमण करना चाहिए और हिंदुस्तान को देखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक चार्ट बनाकर जाना चाहिए ताकि देखने व सीखने की याद रह सके। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया व्यापार करने भारत में आती है, लेकिन अंग्रेजों ने इतना लूटा और बाद में कुछ राज करने वाली पार्टियों ने लूटा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया गया और आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। मेरे युवा साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी 10वीं कक्षा पास कर चुका है उसको अब अपने छोटे ग्रुप के साथ देश के अन्य राज्यों का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। हिंदुस्तान को देखने का अवसर है। हर साल एक नहीं तो 2 ट्रिप देश के किसी एक हिस्से में कीजिए और अपने एक चार्ट बनाकर जाइए, थिंग्स टू डू। आप वहां पर क्या देखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। हजारों वर्ष का इतिहास भारत में आपको बताएगा। दुनिया का कोई देश भारत के पास नहीं था। सारी दुनिया व्यापार करने हिंदुस्तान आती थी। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, लेकिन इतना लूटा अंग्रेजों ने, उसके बाद कुछ और राज करके गए, उन्होंने लूटा। लेकिन अब वापस का चक्र घूम रहा है। भारत जो कभी लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में था, 9 वर्षों की मेहनत के बाद मैं कह सकता हूं आज उन अंग्रेजों को हमने पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, 5वीं सबसे बड़ी। और हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें यहाँ से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं तो कभी जातीय समीकरण की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों के पास ना नेता है और ना ही कोई नीति है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल सालों से लंबित पड़ा हुआ है और पूर्व सीएम स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा भी पूर्ण बहुमत होने के चलते भी लागू नहीं करवा पाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नारी शक्ति अधिनियम बिल पास करके 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, जिस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द महिलाओं को भी चुनकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएंगे और कांग्रेस के समय में ओबीसी का भी उल्लेख तक नहीं था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया और माफी तक नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में अपने भाषण में ओबीसी का अपमान किया है और कोर्ट में मामले चल रहे हैं, लेकिन अहंकार के चलते ओबीसी समुदाय से माफी तक नहीं मांगी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में 5 मैचों के आयोजन धर्मशाला में होने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि मैं आईसीसी और बीसीसी का आभार व्यक्त करता हूं और ये हिमाचल के लिए बढ़िया पल होंगे, क्योंकि इन मैचों से धर्मशाला की खूबसूरती पूरी दुनिया में दिखेगी। उन्होंने कहा कि एक स्टेडियम बनने से अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है और हिमाचल की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। मैं इतना ही कहूँगा, कुछ दल ऐसे हैं कि कभी वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, कभी जातीय समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। महिला आरक्षण बिल 27 साल से लंबित था और कांग्रेस कभी उसको मंजूर नहीं करवा पाई। यहां तक कि जब राजीव गांधी जी 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आए तब भी महिला आरक्षण नहीं पास हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकारें रही, इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी की सरकारों तक, क्यों नहीं दिया गया? क्या मजबूरी थी कांग्रेस की? और जब कांग्रेस बिल लाई तब वो बिल फड़वा दिए गए अपने सहयोगी दलों के द्वारा। क्या क्या दृश्य ने संसद ने उस समय देखे थे? ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश की 50% आबादी हमारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल इसको पास किया और 33% आरक्षण
विधानसभा से लेकर संसद तक महिलाओं को सुनिश्चित किया है। अब उसमें भी ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। ये उसमें भी जातीय की बात करते हैं कि ओबीसी को, अरे भाई जब आप खुद अपना बिल लाए थे क्या उसमें ओबीसी का कहीं बातचीत थी? कहीं उल्लेख नहीं था। ये आज इसलिए उठा रहे हैं कि संविधान के अनुसार जो नहीं अभी हो सकता है, आरक्षण केवल एससी एसटी को अभी तक है और बाकी जनरल कैटेगरी है, उन सब में ही जाके 33% एससी एसटी और जनरल को भी मिलेगा। अब ये ओबीसी जानबूझ के बीच में फंसा रहे हैं ताकि कोई ना कोई कोर्ट में जाए, लंबित हो जाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मातृशक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में विधानसभा से लोकसभा तक आए। और ये लोग जो आज खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपने समय का उदाहरण उठाकर देखिए, इनके बिल में कहीं ओबीसी का उल्लेख भी नहीं था। और राहुल गांधी जी वो हैं जिन्होंने ओबीसी का अपमान किया और आज तक माफी नहीं मांगी। ये जो आज ओबीसी करते राहुल गांधी जी फिर रहे हैं, ये ओबीसी का अपमान करने वाले हैं। 2018-19 में इनके भाषण सुनिए, 3 साल इनके ऊपर मुकदमा चला, कोर्ट ने इनके खिलाफ निर्णय किया, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इनके खिलाफ निर्णय रहे, लेकिन अभी तक भी इनका अहंकार है कि उन्होंने ओबीसी समुदाय से माफी नहीं मांगी है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन उनको कोई ठप्पा लगा के चलने की जरूरत नहीं कि ओबीसी समाज से हैं। वो गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी से, इनकी सरकारों ने आज तक कितने प्रधानमंत्री दिए ओबीसी समाज से? हमारी पार्टी में आज सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा पार्षद, सबसे ज्यादा मेयर ओबीसी समाज से हैं। लेकिन हम राजनीति नहीं करते, कांग्रेस राजनीति कर रही है। आभार प्रकट करता हूं आईसीसी का और बीसीसीआई का, जिन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के लिए 5 बड़े मैचेस का आयोजन करने का अवसर दिया। ये हिमाचल के लिए वो पल है कि देश और दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारे धर्मशाला में खेले जाने वाले मैच दुनिया देखेगी और हमारी यहाँ की खूबसूरती। और आपने देखा है कि पिछले कई वर्षों में, लगभग 1.5 दशक में, एक बहुत बड़ा बदलाव धर्मशाला और साथ लगते क्षेत्र में आया, जहां पर एक स्टेडियम बनने से कैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, कितने होटल बन गए, कितनी फ्लाइटें शुरू हो गई, कितनी सड़कें बन गई, कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिले और इससे हिमाचल प्रदेश की आय भी बढ़ी। हिमाचल की कला, संस्कृति और परंपराओं को जानने का अवसर भी लोगों को मिला।